हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग पर, जिसमें हमने आपको बताया था कि दो टॉपिक इसमें हमें कवर करना है। एक तो कमर्शियल बैंक और सेकेंड सेंट्रल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक पे और सेंट्रल बैंक पे ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना रखे। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख ले। उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यह आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। ये बहुत ही कोर टॉपिक है। ये आप ये भी कह लीजिए इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इसमें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी वे में इसे समझा दूं। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हमने जो डिस्कस करना है, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए और इस सेंट्रल बैंक के डेफिनेशन के साथ वहां पे हमने देखा था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पे भी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए थे सेंट्रल बैंक के आपको, जिसमें से सिर्फ चार इंपॉर्टेंट फंक्शन पे हमने वहीं पे डिस्कस कर लिया था। और ये एक आपका जो फंक्शन रह गया था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये वाला जो आपका टॉपिक रह गया था। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर इस पे बनाऊंगा, और वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसे और डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो जैसे कि आपको पता है ये एक तरह का फीचर्स ही है, एक तरह का आपका फंक्शन ही है सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को, इस तरह का क्रेडिट क्रिएशन को। इट मींस आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है उससे समझते हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, हमारी इंडियन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के कारण, अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्या है इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे मार्केट में 2 कंडीशन होती है, एक इन्फ्लेशन की और एक डिफ्लेशन की। ये 2 ऐसे कंडीशन है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो सबसे पहले आप इन्फ्लेशन क्या होता है इसे समझते हैं। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करें इन्फ्लेशन को, तो आप कह सकते हैं कि महंगाई या महंगाई दर। आप समझिए ऐसे कि इन्फ्लेशन उस कंडीशन को कहते हैं जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए और लोगों के द्वारा गुड्स और सर्विसेज के डिमांड ज्यादा हो, तो इससे क्या होगा? गुड्स और सर्विसेज के प्राइस हाइक कर जाएंगे। इस कंडीशन को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और डिफ्लेशन सेम इसका अपोजिट होता है। जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, उस कंडीशन में लोगों के पास पैसे नहीं होते जिससे वो डिमांड नहीं कर पाते और मार्केट का क्या होगा? वो डिफ्लेशन कंडीशन में चला जाता है। तो इन दोनों को बैलेंस कंडीशन में बैलेंस रखना जिससे हमारे इकोनॉमी का साइकिल चलता रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह आरबीआई के अंडर कंट्रोल होती है और आरबीआई इसे मेंटेन करने का काम करती है। तो कैसे करती है वही हमें यहां पे समझना है आपको। तो आरबीआई कंट्रोल द मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करती है? मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का काम करती है। वो जो ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, ये मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन आपकी इकोनॉमी का बेस्ट इंटरेस्ट माना जाता है। अब ये कैसे करती है? फॉर दिस आरबीआई मेक्स यूज ऑफ फॉलोइंग मेथड। आरबीआई ने इसे कंट्रोल करने के कुछ मेथड बना रखे। वो क्या मेथड है उसे समझते हैं।
तो इस पूरी मेथड को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा पार्ट जो होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब मात्रात्मक के रूप में ये होता है, इसमें नंबर्स के रूप में जो चीजें होती है बढ़ती या घटती हैं, तो उसको हम क्वांटिटेटिव मेथड में इंक्लूड कर लेते हैं। अगर क्वालिटेटिव गुणात्मक के आधार पे कोई चीजें चेंजिंग हो तो उसे हम क्वालिटेटिव मेथड में इंक्लूड कर लेते हैं। ये आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड में जो होता है आपका, वो है आपका रेपो रेट। अब यह रेपो रेट क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है और मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की, और वाकई बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस टॉपिक में। तो रेपो रेट क्या है? सपोज दैट जो आपका कॉमर्शियल बैंक है, जो भी आपका कॉमर्शियल बैंक है, वो क्या करता है, वो अपने, अगर कॉमर्शियल बैंक, आपको पता है कि वो डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है और लैंड बोरोविंग को भी देता है, लैंड बोरोविंग में मनी को देता है, मतलब जो भी बिजनेसमैन है या फर्म्स है उनको उधार भी देता है, या लैंड मनीज भी देता है, या बोरोविंग भी देता है। तो ये आरबीआई, तो जब कॉमर्शियल बैंक एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब इसे लोन देने में या इसको पेमेंट करने में जब कोई प्रॉब्लम आती है और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये कॉमर्शियल बैंक किसके पास जाती है? आरबीआई के पास, और क्या इससे लोन की डिमांड करती है। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि आरबीआई जो होती है बैंकर्स बैंक होती है, मतलब बैंकों का भी बैंक होती है। तो ये बैंक, जैसे हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। अब आरबीआई के पास जाएंगे किसके लिए? लोन के लिए। जैसे कॉमर्शियल बैंक हमें लोन देते हैं, वैसे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है। तो अब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी तो कैसे देगी? जैसे कॉमर्शियल बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वैसे आरबीआई भी कॉमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास होता है आपका। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट, इस रेट को ही हम रेपो रेट कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेती है उस रेट को ही हम रेपो रेट कहते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज है। अब इसके थ्रू क्या करती है आरबीआई को, अगर मनी इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा तो वो क्या करेगी? इस रेट को 4% से बढ़ाकर 10% कर दे। तो क्या होगा, पहले 4% के अकॉर्डिंग वो लोन लेकर आरबीआई से, अगर वो 4% पे अगर कॉमर्शियल बैंक को पहले लोन मिल रहा था आरबीआई से, तो वो जितना पहले आपको क्रेडिट दे रहे थे, फर्म को पैसे, बिजनेस फर्म को पैसे दे रहे थे, अब उसके कंपैरिजन में अगर इस रेट को बढ़ाकर आप 10% कर देंगे तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी? अगर महंगे में लोन मिलेगा तो ये महंगे में देगी। इट मींस पब्लिक को कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी? महंगे में लोन प्रोवाइड कराएगी। अगर 10% में इसे मिलेगा तो ये पब्लिक को क्या करेगी? अगर मान लीजिए पब्लिक को देना हो तो ये क्या करेगी? ये इसे 15% में अवेलेबल कराएगी। अगर पब्लिक को प्रोवाइड कराना हो तो ये इसे 15% में अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड कराएगी। तो अब ये जो लॉजिक है हमारा, तो इस तरह आरबीआई को अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर उसे कम करना है तो वो क्या करेगी? आरबीआई इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इस रेट को, रेपो रेट को कम कर देगी, डिक्रीज वे में कर देगी। तो इस तरह रेपो रेट के थ्रू जो आरबीआई है मार्केट की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। अब सेकेंड पॉइंट को अगर समझने की कोशिश हम करें तो रिवर्स रेपो रेट, तो ये सेम अपोजिट होता है रेपो रेट का। जैसे मैंने बताया, कॉमर्शियल बैंक को अगर पब्लिक को लोन देना पड़े और इसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई के पास जाता है। तो जिस रेट में आरबीआई इसे लोन प्रोवाइड कराती है कॉमर्शियल बैंक को, उस रेट को ही हम आपका रेपो रेट कहते हैं। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में सेम अपोजिट होता है कि जब आरबीआई मार्केट में जब मनी
सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, लोगों जो कॉमर्शियल बैंक है उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देती है। इट मींस आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसे रखते हैं तो उसके एवज में आरबीआई उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। देखिए, कहने को तो आरबीआई को कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे कॉमर्शियल बैंक क्या है, आरबीआई का कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो ये जैसा हम इसमें बैंक में अपने कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं वैसे कॉमर्शियल बैंक भी अपना आरबीआई में डिपॉजिट करती है। तो कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई में डिपॉजिट करती है और जो इसको इंटरेस्ट पे होता है उस इंटरेस्ट रेट को ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो अब आरबीआई जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करेगी, उसको कम करने के लिए कि मार्केट में कम पैसा जाए। तो अगर कम पैसा किस कंडीशन में जाएगा, जब ये रिवर्स रेपो रेट आरबीआई क्या करेगी, इसे बढ़ा देगी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी तो ज्यादा कॉमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देंगे। तो इन कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे बचेंगे ही नहीं कि वो पब्लिक को उधार दे। तो इसलिए इस तरह जो आरबीआई है वो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू मार्केट के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। इट मीन सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना है तो वो रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। और जब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो सस्ते में लोन प्रोवाइड करा देगी, जिससे ये क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा से ज्यादा लोन ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कराए। तो इस तरह ये टूल्स का इस्तेमाल करती है आरबीआई मार्केट के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट जो है आपका बैंक रेट, ये भी एक तरह का रेट है, इसमें कुछ अलग नहीं है इससे, ये सेम आपको जो मैंने रेपो रेट बताया है ये सेम वही बैंक रेट भी होता है, बस डिफरेंट जो होता है इन दोनों में वो होता है टाइम का। एक्चुअली क्या है, रेपो रेट जो होता है ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड होता है। अगर कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो वो रेपो रेट की दर से मिलता है। अगर उनको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, जैसे कि नई बिल्डिंग बनवाना हो बैंक को अपना या नया ब्रांच कहीं लगाना हो, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो उसके लिए बैंक रेट के थ्रू उनको लोन आरबीआई प्रोवाइड कराती है। ये अक्सर रेपो रेट से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सेम होगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है रेपो रेट और बैंक रेट में। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है और बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, बस और कोई वो नहीं। अब फोर्थ पॉइंट जो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, और सिंपल थिंग इसका भी है, अगर समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल बाई एंड सेल किया जाता है, बाई और सेल बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा मार्केट में आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। किस लिए, सिर्फ मार्केट के मनी सप्लाई को, इट मींस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट के मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस टूल्स का भी इस्तेमाल करती है जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इस टूल्स के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। वो जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो सिक्योरिटी उसके पास गवर्नमेंट की पड़ी हुई है वो कॉमर्शियल बैंक को सेल करती है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक के पास जाती है और उसके एवज में कॉमर्शियल बैंक से मनी आरबीआई के पास आती है। तो मनी तो मार्केट की इकोनॉमी से, सर्कुलर फ्लो से तो निकल गया। तो इस तरह
आरबीआई मनी के ओवर सप्लाई को, इट मींस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। दोनों कंडीशन है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो तो क्या करेगी आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी, और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने का, इट मींस खरीदने का काम करती है। तो इस तरह क्या करेगी आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर बहुत सारा पैसा उसके बेस में क्या होगी, मार्केट में फ्लो करेगी। तो इस तरह मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है इस टूल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए ये फोर्थ टॉपिक हुआ। लास्ट टॉपिक इस पॉइंट में हमारा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में भी इस पे डिस्कशन किया था। इसमें दो पॉइंट होता है, एक कैश रिजर्व रेशियो, एक स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे शॉर्ट में सीआरआर कहते हैं और इसे शॉर्ट में एसएलआर कहते हैं। तो चलिए हम आगे की टॉपिक को देखते हैं। अब सीआरआर क्या है, जैसे कोई भी कॉमर्शियल बैंक है उसको जितना भी 100% जो किसी भी कॉमर्शियल बैंक में मान लीजिए 100 रुपीज की डिपॉजिट आई, तो वो क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक 100 रुपीज को तुरंत लोन पे नहीं चढ़ा देगी, ठीक है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको पहले कुछ मेंटेन करना पड़ता है। हर दूसरे सप्ताह के मिडनाइट तक, इट मींस फ्राइडे के दिन, वो अपना टोटल एनडीटीएल का कुछ परसेंट सीआरआर के रूप में और कुछ परसेंट एसएलआर के रूप में मेंटेन करती है। अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए सीआरआर 4% है आपका और एसएलआर लगभग अगर आपका 20% है, तो क्या करेगी, पहले 4% जो है सीआरआर के रूप में वो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी मनी के रूप में कैश, वो भी कैश, क्योंकि इसका नाम से ही आपको पता चलता होगा कैश रिजर्व रेशियो, तो इट मींस कैश के फॉर्म में एज अ सिक्योरिटी मनी के रूप में सभी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कुछ मनी रखते हैं एज अ सिक्योरिटी के रूप में, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। ये लगभग 4% है। तो मान लीजिए 100 रुपीज है, तो आप क्या करेंगे, 4% है अगर सीआरआर, तो 4 रुपए आपको निकाल दिए, तो कितने पे लोन दे सकती है, 96 रुपीज पे। लेकिन इसके अलावा भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है सभी कॉमर्शियल बैंक को। अब एसएलआर वो होता है, वो मनी होती है जो लिक्विडिटी के रूप में सभी जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, इट मींस एनी टाइम रखना पड़ता है। अब ये एसएलआर 20% है, ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत तरह के जो डिपॉजिट है तो वो कभी विड्रॉ, जो कस्टमर है वो एनी टाइम कभी भी बैंक से विड्रॉ करने के लिए भी आ जाएगा, तो बैंक के पास भी कुछ अमाउंट होनी चाहिए जो पब्लिक की डिमांड पे उसे पे कर सके। तो इसलिए एसएलआर मेंटेन किया जाता है जो उसके आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास होता है। तो अब क्या करेगी, 4% आपने यहां निकाल दिया, 20% यहां, और लगभग 25% निकल गया, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 75 रुपीज पे ही लोन जो कॉमर्शियल बैंक है वो प्रोवाइड कराएगी। तो ये थीम होता है। तो आप ये समझ लीजिए सीआरआर को या एसएलआर को कभी भी जो आरबीआई होती है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूट्स का भी इस्तेमाल करती है। कभी कभी सीआरआर की रेट को इंक्रीज कर देती है। जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो तो सीआरआर और एसएलआर की रेट को बढ़ा के, मान लीजिए इसको 10% कर दे और इसको बढ़ा के 25% कर दे, तो क्या निकल जाएंगे, लगभग 35% जो पैसे हैं वो किसी भी कॉमर्शियल बैंक को अपने पास ही, ये तो निकाल दीजिए जिसपे ये लोन नहीं दे सकते हैं। अब जो इनके पास 65% रुपीज बचा, 65% अपने टोटल डिपॉजिट का उसी पे लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह मार्केट में कम पैसा जाएगा। तो इसलिए अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को अगर ज्यादा हो, उसे कम करना हो, तो वो सीआरआर और एसएलआर की रेट को इंक्रीज कर देती है। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, अगर मनी को छोड़ना हो या मनी सप्लाई को बढ़ाना हो, तो सीआरआर और एसएलआर की रेट को कम कर देती है। बस इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक थे आपके क्वांटिटेटिव मेथड के। अब हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव मेथड के। अब ये क्वालिटेटिव मेथड क्या है, पहला है इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट।
तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के तहत बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी पब्लिक है जब किसी कॉमर्शियल बैंक में जाता है, जब भी किसी कॉमर्शियल बैंक में जाएगा कोई पब्लिक, तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो वो कॉमर्शियल बैंक में अपनी डिपॉजिट करने गया है, या तो वहां से कॉमर्शियल बैंक से लेंड करने गया है, इट मींस उधार लेने गया है। दो ही रिलेशनशिप होते हैं। तो अब जो भी पब्लिक जाएगा, तो अगर पब्लिक को लोन चाहिए तो ये क्या करेगा, मतलब कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक को क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो पब्लिक क्या करती है, जितना भी लोन चाहिए उसके एवज में उसको कुछ कोलेट्रल, जो बैंक के लैंग्वेज में कोलेट्रल बोला जाता है, इट मीन सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना पड़ता है। अब मान लीजिए पब्लिक ने 100 रुपीज रखा है सिक्योरिटी के रूप में, तो इस पर से 100 से 20% मार्जिन को काट कर बैंक जो है 80% ही लोन प्रोवाइड कराता है, उसके टोटल सिक्योरिटी मनी पे 80% पे ही लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये जो 20% डिडक्ट कर रहा है कॉमर्शियल बैंक, उसे ही हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसे कम और बेसिक किया जाता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो वो क्या करे, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी, इसकी रेट को। तो क्या होगा, अगर 20% से बढ़कर अगर ये 25% हो जाए या 40% हो जाए, तो क्या होगा, लोन प्रोवाइड उसको कितनी मनी पे होगा, सिर्फ 60%। अगर 100 रुपए उसने दिए हैं सिक्योरिटी के रूप में, तो सिर्फ 60 रुपए उसको लोन दिया जाएगा। तो इस तरह अगर आरबीआई को जरूरत महसूस होती है, तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को बढ़ा देती है। अगर मनी सप्लाई को कम करना होता है, मतलब बढ़ाना होता है, तो मार्केट की मनी सप्लाई को मार्केट में अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मतलब मनी सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगी, इसकी रेट को कम कर देगी। और अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो इसकी रेट को बढ़ा देगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब है दूसरा, मोरल सक्सेसियन। ये एक सिंपल सा थीम है कि आरबीआई समय समय पे जरूरत पड़ने पे सभी कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइन भी प्रोवाइड कराती रहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप इस सेक्टर में लोन दीजिए, इट मींस एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दीजिए। जरूरत पड़ने पे आरबीआई सभी कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइन भी देती रहती है, वही उसे ही मोरल सक्सेसियन कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है सभी कॉमर्शियल बैंक पे कि वो उसे मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है अभी। लेकिन अगर वही गाइडलाइंस, अगर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इसमें क्या करेगी आरबीआई कि किसी भी एरिया को, किसी भी सेक्टर को सेलेक्ट कर लेगी और उसमें कहेगी कि आपको 20% क्रेडिट करना है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आपका प्राथमिकता है या आपको प्रायोरिटी दे रही है, उसमें कह रही है 50% आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दीजिए और 20% मैन्युफैक्चर सेक्टर में लोन कीजिए। तो अगर इस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड कराए, तो वो आ जाएगा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के रूप में। और अगर ऐसे ही नहीं, सिर्फ ये कहे समय समय पे ऐसे ही गाइडलाइन देते रहे बगैर कोई रूल्स के, बस एज अ मोरल के रूप में, तो वो आपको मोरल सक्सेसियन के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह हमने इस पूरे टॉपिक में आज कंट्रोल कवर करने की जो कोशिश की है, वो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के फॉर्म में आरबीआई को, इट मींस आरबीआई किस तरह की ड्यूटीज को फॉलो करती है, जिम्मेदारी को निभाती है यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट क्रिएशन को। और इसके सारे टर्म्स पे भी हमने डिस्कशन किया है। हमें नहीं लगता कि इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। इस तरह ये आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग है, जिसमें कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक को हमको पढ़ना था, इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर फिर भी अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा और हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक तो बनता ही है। अगर अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम अपने किसी नए टॉपिक के साथ।
अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।